हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झालनी सर के इस नए वीडियोज में। तो हम आप जो चैप्टर चल रहा है बहुलक के थर्ड वीडियोज में आज हम यहाँ सभी पुनः आमंत्रित हैं। आज हम बहुलकों के वर्गीकरण की बात करेंगे। जब भी तुम कभी को किसी भी स्टूडेंट्स को यदि बहुलक वाले चैप्टर को देखना है तो इस चैप्टर को शुरू से ही देखें। पहले वो इस चैप्टर का वीडियोज फर्स्ट देखें, उस वीडियोज फर्स्ट को देखें पूरा, उसमें क्या किस तरीके से हम बहुलक का निर्माण करते हैं। फिर वीडियो सेकंड देखें, उस वीडियो सेकंड में हमने विभिन्न बहुलकों का वर्गीकरण किया कि बहुलक अपने पास जो थे, जो बहुलक किन किन प्रकार से उन बहुलकों का हम निर्माण करते हैं। दोस्तों, आज हम इस पॉलीमर्स बहुलक वाले चैप्टर के थर्ड वीडियोज में हम बहुलकों के वर्गीकरण की बात करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि बहुलक किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके बनाने की विधि की बात की कि कैसे एकलक आपस में क्रिया करके बहुलक का निर्माण करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुलकों के वर्गीकरण की। बहुलकों का यदि हम वर्गीकरण करें तो विभिन्न मापदंडों के आधार पर हम बहुलकों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं। यदि हम यहां देखें, आज बहुलकों के वर्गीकरण की बात करें तो ये चार्ट बना हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि बहुलकों को अलग अलग मापदंडों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। यदि हम सबसे पहले देखें उद्गम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर हम बहुलक को तीन भागों में विभाजित करते हैं। संरचना के आधार पर हम बहुलक को तीन भागों में विभाजित करते हैं। संघटक इकाइयों के आधार पर हम बहुलकों को दो भागों में विभाजित करते हैं। आणविक बलों के आधार पर हम बहुलकों को दो भागों में विभाजित करते हैं। तापमान एवं व्यवहार के आधार पर बहुलकों को दो भागों में विभाजित करते हैं। और संश्लेषण की विधि के आधार पर या बहुलकीकरण की विधि के आधार पर हम बहुलकों को यहां दो भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकों को किस किस आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इन बहुलकों की उत्पत्ति किससे हुई है? ये बहुलक मनुष्य के द्वारा बनाए जा रहे हैं या प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर जितने भी बहुलक हैं उनको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक, पहला होता है प्राकृतिक बहुलक। नंबर दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक और नंबर तीसरा होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। दोस्तों, सामने एक एक बात को ध्यान से सुनना है कि किस बहुलक में क्या बातें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक की। प्राकृतिक नाम से स्पष्ट है, जो बहुलक प्रकृति से प्राप्त हो। हम जानते हैं प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो हम ये कह सकते हैं वे बहुलक जो प्रकृति में पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे, जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं जो बहुलक पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्लांट पॉलीमर कहते हैं, वनस्पतिजन बहुलक। जो बहुलक हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें एनिमल पॉलीमर्स कहते हैं, जंतुजन बहुलक। तो हम ये बोल सकते हैं, दोबारा बोलें, ऐसे बहुलक जो प्रकृति में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब यदि हम प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल दें, ऊन है, रुई है, प्राकृतिक रबड़ है, या इसके अलावा अपने पास प्रोटीन है, या इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, या प्राकृतिक रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ है, यह भी प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबड़, रबड़ का एक हम वृक्ष का नाम पढ़ेंगे, हेविया ब्रेसिलियंसिस। ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक में यदि हम प्रोटीन, हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल, जब अल्फा एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं तो प्रोटीन बहुलक का निर्माण होता है। इसका मतलब ये एकलक हो गया, ये बहुलक हो गया। न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड के अणु आपस में जुड़ते जाते हैं तो हमें न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त होता है। उसी प्रकार प्राकृतिक रबड़ है, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन हमने फॉर्मूलों में पढ़ा था कि इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम होता है 2-मेथिल ब्यूटा 1,3-डाइईन। तो एक बार दोबारा देखें, वे बहुलक जो प्रकृति में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं।
तो प्राकृतिक बहुलक हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? यदि हम बात करें तो पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से। पेड़ पौधों से जो बहुलक हमें प्राप्त होते हैं उन्हें प्लांट पॉलीमर कहते हैं। जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले को एनिमल पॉलीमर कहते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल दें, स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्राकृतिक रबड़, ये सभी प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला था प्राकृतिक बहुलक। अब हम दूसरा देखते हैं, नंबर दूसरा संश्लेषित बहुलक। नाम से स्पष्ट है, जिसका संश्लेषण किया जाए, जिसको बनाया जाए। ऐसे बहुलक जिन्हें मनुष्यों के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाए उसे बोलते हैं संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जो मनुष्यों द्वारा प्रयोगशाला में या उद्योगों में संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें संश्लेषित बहुलक कहते हैं। अभी इससे पहले जो वीडियोज में हमने बात की कि पीवीसी है या पॉलीवाइनिल साइनाइड है या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, इनको हम प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं, इनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, इसलिए ये सभी के सभी संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जिसको तुमने प्रयोगशाला में बनाया है। नायलॉन 66 है, पीवीसी है या PAN है या PMMA है, ये सभी के सभी संश्लेषित बहुलक होते हैं। तीसरा बहुलक होता है अर्धसंश्लेषित बहुलक। अर्धसंश्लेषित बहुलक क्या होता है? ये ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रूपांतरित करके जिनके गुणों को सुधारा जाए, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके जिनके रासायनिक गुणों को सुधारा जाता है, उनको बोलते हैं अर्धसंश्लेषित बहुलक। इसका मतलब क्या है हम इसमें भी आगे देखेंगे। एक रबड़ होता है प्राकृतिक रबड़। यदि हम इसमें एग्जांपल दें अर्धसंश्लेषित बहुलक में तो हम रबड़ का ही एग्जांपल देंगे। उस प्राकृतिक रबड़ में क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण बहुत कम पाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ खिंचने पर तो खिंच जाते हैं लेकिन छोड़ने पर उन्हें अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटते। अब हमको क्या करना है? उस रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण पैदा करना है कि खिंचने पर खिंच जाए और छोड़ने पर उन्हें अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उस रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं। क्रिया पढ़ेंगे हम एक बल्कनीकरण, हम एक शब्द पढ़ेंगे इसमें बल्कनीकरण। बल्कनीकरण क्या होता है? बल्कनीकरण रबड़ के गुणों को सुधारने की एक विधि है। प्राकृतिक रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण कम है। प्राकृतिक रबड़ में प्रत्यास्थता के गुण को बढ़ाने के लिए हम उस रबड़ को किसके साथ गर्म करते हैं? सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिससे उसमें प्रत्यास्थता का गुण पैदा हो जाता है। तो ऐसे बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके जिनके गुणों को सुधारा जाए उन्हें बोलते हैं अर्धसंश्लेषित बहुलक। इसमें एग्जाम्पल होगा अर्धसंश्लेषित बहुलक में रबड़ का, सेलुलोज डाइएसीटेट का, सेलुलोज नाइट्रेट का, ये सभी अर्धसंश्लेषित बहुलक हैं जिनके गुणों को सुधारा जाता है अभिक्रियाओं के द्वारा। तो पहला जो मापदंड हमने लिया, द्वारा मैं एक बार बोल दूं कि उद्गम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जितने भी बहुलक होते हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, अर्धसंश्लेषित बहुलक। जो बहुलक प्रकृति में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले प्लांट पॉलीमर कहलाते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले एनिमल पॉलीमर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत यदि हम एग्जाम्पल दें, रुई है, ऊन है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, स्टार्च है, ये सभी के सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में देखेंगे प्रोटीन का निर्माण अल्फा एमिनो अम्ल के मिलने से होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, हम पढ़ते हैं आरएनए डीएनए, जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। दूसरा हमने देखा संश्लेषित बहुलक क्या है? ये वे बहुलक हैं, संश्लेषित बहुलक, जिन्हें मनुष्यों के द्वारा प्रयोगशाला में या उद्योगों में निर्मित किया जाता है, उन्हें बोलते हैं संश्लेषित बहुलक। इन बहुलकों को मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया, इसलिए इन्हें मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। जो भी एग्जाम्पल तुमने पहले वाले वीडियोज में पढ़े, नायलॉन 66 है या इसके अलावा पीवीसी है,
पॉलिएस्टर है, सभी के सभी संश्लेषित बहुलक होते हैं। और तीसरा होता है अर्धसंश्लेषित बहुलक। ये वे बहुलक होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके जिनके गुणों को सुधारा जाता है उन्हें बोलते हैं अर्धसंश्लेषित बहुलक। इसके अंतर्गत हम एग्जांपल देते हैं रबड़ का। प्राकृतिक रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण कम था, हमने प्राकृतिक रबड़ के प्रत्यास्थता के गुण को सुधारने के लिए हमने उस रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया। जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को बोलते हैं बल्कनीकरण, और उस रबड़ को बोलते हैं बल्कनीकृत रबड़। तो दोस्तों ये पहला वर्गीकरण था। अब हम दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। यदि हम बहुलकों की संरचना के आधार पर देखें कि एकलक इकाइयां आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, इसके आधार पर, संरचना के आधार पर जितने भी बहुलक होते हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 होता है रेखीय बहुलक, नंबर दूसरा होता है साखित श्रृंखला बहुलक, और नंबर तीसरा होता है तिर्यक बंधित जालक्रम बहुलक। तीनों में क्या अंतर है? तीनों में एकलक इकाइयां आपस में किस प्रकार से जुड़ी होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक में क्या होता है? इस प्रकार के बहुलक में पहले एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला का बहुलक बनाती हैं। ये एकलक इकाइयां हैं, आपस में जुड़ रही हैं। फिर ये इकाइयां एक के ऊपर एक निकटतम व्यवस्थित होकर एक सुसंकुलित संरचना बनाती हैं। ये हमने एकलक इकाइयों को आपस में पहले तो एक दीर्घ श्रृंखला बना दी, फिर इन श्रृंखलाओं को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके एक सुसंकुलित संरचना बना दी। इस तरीके से ये अपने पास रेखीय बहुलक की बात है। तीनों को देखो हम डायग्राम से देख सकते हैं। रेखीय बहुलक में इस तरीके की बात होती है। साखित श्रृंखला में फिर तीनों के गुणों की तुलना करेंगे। इसमें एकलक इकाइयां पहले आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती है, दीर्घ श्रृंखला बना दी। इन श्रृंखलाओं पर कुछ पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, इनको साखित श्रृंखला बहुलक बोलते हैं। और जो अपने पास तीसरा होता है तिर्यक बंधित जालक्रम बहुलक, इसमें अपने पास पहले एकलक इकाइयां हैं, एकलक इकाइयों ने जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला का निर्माण किया, फिर ये श्रृंखलाएं आपस में जाल के रूप में जुड़ी होती हैं, तिर्यक बंधित रूप से होती हैं। इस तरीके से हमने इनको तिर्यक बंधित रूप में जोड़ दिया। अब हम तीनों की तुलना करते हैं कि तीनों बहुलकों के गुणों पर क्या परिवर्तन होता है। तो हम देखते हैं संरचना के आधार पर जितने भी बहुलक होते हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर पहला हुआ अपने पास रेखीय बहुलक, नंबर दूसरा अपने पास हुआ साखित श्रृंखला बहुलक, और नंबर तीसरा अपने पास हुआ तिर्यक बंधित जालक्रम बहुलक। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय बहुलक में क्या होता है। दोस्तों इस बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती हैं। ये श्रृंखलाएं फिर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक सुसंकुलित संरचना बनाती हैं। इस सुसंकुलित संरचना के कारण ही जो इस प्रकार के बहुलक होते हैं इनका तनन सामर्थ्य, इनके गलनांक के मान बहुत अधिक होते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि तनन सामर्थ्य, इनके गलनांक के मान अधिक क्यों होते हैं, इनके घनत्व का मान अधिक क्यों होता है, तो इस संरचना के कारण ऐसा होता है। क्योंकि इस प्रकार की संरचना में जो एकलक इकाइयां हैं वो आपस में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक सुसंकुलित संरचना बनाती हैं। इस सुसंकुलित संरचना के कारण इनका घनत्व, तनन सामर्थ्य, गलनांक आदि के मान उच्च होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन का, इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, ये सभी इसी के एग्जाम्पल होते हैं। यदि हम इसकी तुलना करें इससे, ये दूसरा अपने पास है साखित श्रृंखला बहुलक। साखित श्रृंखला बहुलक में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के बहुलक में पहले एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती हैं जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं, और इस मुख्य श्रृंखला पर विभिन्न लंबाई की पार्श्व श्रृंखलाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसे साखित श्रृंखला बोलते हैं। दोस्तों इसमें इन साखित जो श्रृंखलाएं होती हैं इनके कारण इसकी सुसंकुलित संरचना नहीं होती। सुसंकुलित संरचना नहीं होने के कारण इनका घनत्व, तनन सामर्थ्य,
गलनांक आदि के मान निम्न होते हैं। दोनों में हम अंतर दे सकते हैं। देखो दोनों में समानता क्या हुई कि एकलक इकाइयों ने आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किया, दोनों में ये बात थी। लेकिन इसमें तो क्या हुई, जो श्रृंखलाएं हैं वो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक सुसंकुलित संरचना बना ली। लेकिन इसमें क्या हुई, जो ये मुख्य श्रृंखला थी इस पर विभिन्न लंबाइयों की पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। इन शाखाओं के कारण इसके घनत्व का मान, तनन सामर्थ्य का मान, गलनांक का मान आदि के मान निम्न होते हैं, कम होते हैं। अब यदि हम इसमें एग्जांपल दें, अपने पास निम्न घनत्व की पॉलीथीन है, या इसके अंतर्गत ग्लाइकोजन है, एमाइलोपेक्टिन है। हम बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें शाखी श्रृंखला संरचना पाई जाती है। तीसरा अपने पास होता है तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक। हमने इसका जो तीसरा वर्गीकरण किया तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक, इसमें क्या होगा, इसमें वही पहले तो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी, लेकिन वो तिर्यक बंध के रूप में एक जाल सा बना लेती है। इस तिर्यक बंधित के कारण जिसमें भी तिर्यक बंधित होगा, तिर्यक बंध के द्वारा जो आपस में श्रृंखलाएं जुड़ेंगी वो बहुलक दृढ़ होंगे, कठोर होंगे, भंगुर प्रकृति के होंगे। जो इस प्रकार के बहुलक होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। इनमें श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल सह संयोजक बंध पाया जाता है। किसी भी विलायक में ये घुलते नहीं है। यदि तुमने इनको किसी विलायक में डाला तो ये विलायक को ही सोख लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार के बहुलक में जो एकलक इकाइयां होती हैं वो द्विक्रियात्मक, जिनमें दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, त्रिक्रियात्मक, तीन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, उन एकलकों से मिलकर बने होते हैं। तो बेटा दोस्तों ये दूसरा जो अपना वर्गीकरण था कि संरचना के आधार पर हम जितने भी बहुलक हैं उनको तीन भागों में विभाजित करते हैं। तीनों को समझने के लिए डायग्राम जरूरी है। ये नंबर एक पहला रेखीय बहुलक है, नंबर दूसरा शाखी श्रृंखला बहुलक है, और नंबर तीसरा ये तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक है। एक बार दोबारा बोल दूं मैं, रेखीय बहुलक जो होते हैं उनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती हैं। ये श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक निकटतम व्यवस्थित होकर एक सुसंकुलित संरचना बनाती है। इस सुसंकुलित संरचना के कारण इन बहुलकों का घनत्व, तनन सामर्थ्य, गलनांक आदि के मान उच्च होते हैं। इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल देते हैं उच्च घनत्व की पॉलीथीन, या इसके अंतर्गत नायलॉन 6, नायलॉन 66, ये सभी रेखीय बहुलक के अंतर्गत आते हैं। नंबर दूसरा होता है शाखी श्रृंखला बहुलक। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती है जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। इस मुख्य श्रृंखला पर विभिन्न लंबाई की पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इसको शाखी श्रृंखला बहुलक कहते हैं। इन शाखाओं के कारण इसकी सुसंकुलित संरचना नहीं होती। इस कारण इनके घनत्व का मान, तनन सामर्थ्य का मान, गलनांक का मान आदि के मान निम्न होते हैं। तीसरा अपने पास तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक होते हैं। इनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर जो दीर्घ श्रृंखला बनाती हैं वो विभिन्न तिर्यक बंधों के रूप में, जाल के रूप में जुड़ी होती हैं। तिर्यक बंधों की उपस्थिति के कारण ये बहुलक दृढ़, कठोर, भंगुर होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। इनमें प्रबल सह संयोजक बंध पाया जाता है। किसी विलायक में नहीं घुलते बल्कि ये विलायक को ही सोख लेते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आता है बेकेलाइट का, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आता है मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड का। हमने बेकेलाइट को पिछले वीडियोज में बनाया, मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड भी देखेंगे किस तरीके से बनता है। बेकेलाइट, मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो था दूसरा आधार, दूसरा मापदंड कि हमने संरचना के आधार पर बहुलक कैसे बनाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संघटक इकाइयों के आधार पर ये जितने भी हैं, ये मैं पहले वीडियोज में तुमको बता चुका हूं कि एकलक इकाइयां किस प्रकार की हैं। एक ही प्रकार के एकलक हैं, एक से अधिक प्रकार के एकलक हैं। तो संघटक इकाइयां कैसी हैं, एकलक के आधार यानी एकलक का प्रकार कैसा है, इसके आधार पर हम जितने भी बहुलक हैं इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक होता है समबहुलक, नंबर दूसरा होता है विषम बहुलक जिसको हम सह बहुलक भी कहते हैं।
नाम से स्पष्ट है, ऐसा बहुलक जिसमें एक ही प्रकार के एकलक हों, एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बने। जैसे अपने पास है एथीन, एथीन के हमने एक ही प्रकार का एकलक लिया, हमने इसका कराया बहुलकीकरण, इसके बहुलकीकरण से हमको यह प्राप्त हुआ पॉलीथीन। जब बहुलक में केवल एक ही प्रकार के एकलक हों, एक ही प्रकार के एकलक से जो बहुलक बनता है उसे समबहुलक कहा जाता है। समबहुलक में तुम पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट, पॉलीस्टाइरिन, किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो। तो ये तो बात थी समबहुलक की। अब दूसरा अपने पास होता है विषम बहुलक, जिसको हम सहबहुलक भी कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? इस प्रकार के बहुलक में एक से अधिक प्रकार के एकलक होते हैं। जो बहुलक एक से अधिक प्रकार के एकलकों से मिलकर बने उसे हम बोलते हैं विषम बहुलक या सहबहुलक। जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की कि नायलॉन 6 बहुलक है। जब हमने इसके एकलक की बात की तो हमने देखा कि ये दो प्रकार के एकलक से मिलकर बनता है। एक तो एकलक था एडिपिक अम्ल और एक एकलक था हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। जो बहुलक एक से अधिक प्रकार के एकलक से मिलकर बने उसे बोलते हैं विषम बहुलक या सहबहुलक। एग्जाम्पल दे सकते हैं नायलॉन 6 का, एग्जाम्पल दे सकते हैं टेरिलीन या डेक्रोन का। हमने दोस्तों टेरिलीन में भी क्या देखा कि यह भी एक से अधिक प्रकार के एकलक से मिलकर बना है। टेरिलीन तुमने याद किया हो, पिछले वीडियोस में देखा हो, टेरेप्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन बहुलकीकरण से बना था। तो हम यदि बात करें, दोनों बिल्कुल सिंपल है कि संगठक इकाइयों के आधार पर जितने भी बहुलक होते हैं इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है समबहुलक, दूसरा है विषम बहुलक या सहबहुलक। जो एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बने वो समबहुलक होता है और जो एक से अधिक प्रकार के एकलकों से मिलकर बने उसे विषम बहुलक या सहबहुलक कहते हैं। ये तीसरा मापदंड था। अब हम चौथे मापदंड की बात करें। आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर जितने भी बहुलक हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है प्रतास्थ बहुलक, एक होता है रेशेदार बहुलक। इस बहुलक को रबर भी कहा जाता है और इस बहुलक को धागा भी कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों बहुलकों में हमको यह बताना है कि इनमें जो श्रृंखलाएं होती हैं उनके मध्य बल कौन सा है। वो श्रृंखलाएं आपस में किस बल के द्वारा जुड़ी हुई हैं, उसके आधार पर हम जितने भी बल हैं, बहुलक हैं, उनको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है प्रतास्थ बहुलक, दूसरा होता है रेशेदार बहुलक। प्रतास्थ बहुलक क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार के बहुलक में जो श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में दुर्बल बल के द्वारा जुड़ी होती हैं, दुर्बल वांडरवाल बल के द्वारा जुड़ी होती हैं। श्रृंखलाओं के मध्य में पाया जाता है दुर्बल वांडरवाल बल। अब दोस्तों यदि उन श्रृंखलाओं के मध्य में दुर्बल वांडरवाल बल है तो निश्चित है कि उन बहुलकों को हम खींचकर एक निश्चित सीमा तक लंबा कर सकते हैं। छोड़ने पर पुनः वो अपनी पूर्व अवस्था में लौट आते हैं, क्योंकि श्रृंखलाओं के मध्य में है दुर्बल बल। दुर्बल बल होने के कारण, द्वारा मैं बोल दूं, दुर्बल बल होने के कारण उन बहुलकों को खींचकर एक निश्चित सीमा तक लंबा किया जा सकता है। छोड़ने पर वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौट आते हैं। जो ये बहुलक होते हैं इनकी संरचना कुछ कुंडलीनुमा होती है। कुंडलीनुमा होती है, इस तरीके की होती है कुंडलीनुमा। और कुंडलीनुमा को हम खींचे तो इनको लंबा कर लिया हमने, ये कुंडलीनुमा कर दी है। कुंडलीनुमा होती है, इनको खींचकर लंबा किया जा सकता है। यदि इन श्रृंखलाओं में, जैसे लंबा कर दिया हमने, ये इस तरीके से हो गया लंबा। यदि हम इन श्रृंखलाओं में तिर्यक बंधों को प्रवेशित कराएं तो हम तिर्यक बंध या किसी पदार्थ को प्रवेशित कराएं तो हम इनकी प्रतास्थता के गुण को बढ़ा सकते हैं। तभी तो हम बोलते हैं प्राकृतिक रबड़ है। प्राकृतिक रबड़ प्रतास्थ बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ में प्रतास्थता का गुण कम है। हम क्या करते हैं फिर उसमें जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसमें हम सल्फर को प्रवेशित करा देते हैं। सल्फर को प्रवेशित कराने पर प्राकृतिक रबड़ में प्रतास्थता का गुण पैदा हो जाता है।
तो हम यदि दोबारा बोलें, किसी भी प्रकार का रबड़ हो, प्राकृतिक रबड़, हम इसी चैप्टर में अभी आगे देखेंगे संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ में हम इन रबड़ों की बात करेंगे, एक तो ब्यूना एस रबड़ देखेंगे, एक ब्यूना एन रबड़ देखेंगे, एक नियोप्रीन की बात करेंगे। ये सभी संश्लेषित रबड़ है, इनको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। सभी के सभी प्रतास्थ बहुलक के अंतर्गत आते हैं। तो प्रतास्थ बहुलक में होगा क्या, दोबारा सुनिए। इस प्रकार के बहुलक में श्रृंखलाओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल उपस्थित होगा। दुर्बल बल होने के कारण इन बहुलकों को एक निश्चित सीमा तक खींचकर लंबा किया जा सकता है। छोड़ने पर यह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौट आते हैं। इन बहुलकों की संरचनाएं कुछ कुंडली नुमा होती हैं, खींचकर लंबा कर दिया और इनमें तिर्यक बंधों को प्रवेशित कराकर इनके प्रतास्थता के गुण को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया हमने, जैसे अपने पास प्राकृतिक रबड़ है, हमने उसमें सल्फर को प्रवेशित कराया, बल्कनीकरण की क्रिया की, जिससे उस रबड़ में प्रतास्थता का गुण पैदा हो गया। जितने भी प्रकार के रबड़ हैं, अब यदि हम इसके अंतर्गत एग्जाम्पल दें, प्राकृतिक रबड़, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन रबड़, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है अपने पास रेशेदार बहुलक। रेशेदार बहुलक क्या होते हैं, इन बहुलकों को हम धागा भी कहते हैं। इस प्रकार के बहुलकों में श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल जैसे हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अब दोस्तों, श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल बल है, प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है, इसलिए बहुलक मजबूत होते हैं। यदि हम इनकी बात करें, हम दूसरा बहुलक देखते हैं, रेशेदार बहुलक। दोस्तों, जो रेशेदार बहुलक होता है, इसको हम धागा भी कहते हैं। इस प्रकार के बहुलक में जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनके मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। प्रबल अंतराण्विक बल है, प्रबल आकर्षण बल है, इसलिए बहुत ही मजबूत बहुलक होते हैं। इस प्रकार के बहुलकों में क्रिस्टलों की भांति व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं। और यदि हम बात करें रेशेदार बहुलक की, तो इस प्रकार के बहुलकों का गलनांक, तनन सामर्थ्य, इनके मान भी उच्च होते हैं। मुख्य रूप से जो ये बहुलक होते हैं, इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। जो भी अपने पास वस्त्र उद्योग वाले बहुलक की बात करें, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, टेरिलीन है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये रेशेदार बहुलक की बात की। यदि हम दोनों बहुलकों में अंतर की बात करें, तो इस प्रकार के बहुलक में श्रृंखलाओं के मध्य में दुर्बल बल होता है। इस प्रकार के बहुलक में श्रृंखलाओं के मध्य में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। इस प्रकार के बहुलकों का गलनांक, तनन सामर्थ्य आदि के मान निम्न होते हैं। इस प्रकार के बहुलकों के गलनांक, तनन सामर्थ्य आदि के मान उच्च होते हैं। इस प्रकार के बहुलक को सामान्यतया रबड़ भी कहा जाता है और इस प्रकार के बहुलक को सामान्यतया धागा भी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल हम रबड़ का भी देते हैं। रबड़ में ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के बहुलक में नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, टेरिलीन है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, ये चौथा वर्गीकरण था अपने पास कि आणविक बल के आधार पर हमने यहां बहुलक को दो भागों में विभाजित किया। अब यदि हम आगे वर्गीकरण देखें, तापमान एवं व्यवहार के आधार पर महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर हम जितने भी बहुलक होते हैं उनको दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर पहला होता है ताप सुनम्य या ताप सुघट्ट बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और दोस्तों, नंबर दूसरा होता है ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ बहुलक बोलेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इन दोनों में क्या अंतर है? यदि हम इस प्रकार के बहुलक की बात करें, ताप सुनम्य बहुलक, तो इस प्रकार के बहुलक में जो श्रृंखलाएं होती हैं, उनके मध्य में जो बल होता है वो प्रतास्थ बहुलक से तो होता है अधिक और रेशेदार बहुलक से होता है कम। इस प्रकार के बहुलक में जो ताप सुनम्य बहुलक है, ताप सुघट्ट बहुलक है, उसमें जो बहुलक श्रृंखलाएं होती हैं, उनके मध्य में जो अंतराण्विक बल होता है वो इन दोनों के मध्य का होता है। इससे तो होता है थोड़ा अधिक और इससे होता है थोड़ा कम।
ताप सुनम्य बहुलक जो होते हैं, यदि हम इसकी बात करें तो इनमें कोई भी तिर्यक बंध नहीं होता, इसलिए ये बहुलक मुलायम होते हैं, अर्थात दृढ़ कठोर नहीं होते। यदि इन बहुलकों को हम गर्म करें तो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, यानी इनको किसी भी आकृति के सांचों में ढाला जा सकता है। मेन जो पॉइंट है कि इनमें कोई तिर्यक बंध नहीं होता, इसलिए बहुलक मुलायम होते हैं, दृढ़ कठोर नहीं होते, और इन्हें गर्म करने पर किसी भी आकृति के सांचों में ढाला जा सकता है। यदि हम इसमें एग्जाम्पल देखें, पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉलीथीन है, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। यदि हम दूसरे बहुलक की बात करें, ताप दृढ़ बहुलक क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। ताप दृढ़ बहुलक जो होता है, ये बहुलक हमेशा बनाए जाते हैं अर्ध तरल पदार्थों से। हम क्या करते हैं, इस प्रकार के बहुलक में जो अर्ध तरल पदार्थ है उसको निश्चित आकृति के सांचे में डालकर गर्म करते हैं, और निश्चित आकृति के सांचे में डालने कर गर्म करने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होने के कारण जो ये पदार्थ है कठोर, अगलनीय, अघुलनशील पदार्थ में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ताप दृढ़ बहुलक। गर्म करने पर इसमें अत्यधिक संख्या में तिर्यक बंध बनते हैं, इस कारण जो ये बहुलक होता है दृढ़ होता है, कठोर होता है, भंगुर प्रकृति का होता है। और इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल देंगे, बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, रेजिन है, मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सभी इसी के अंतर्गत होते हैं। तो दोस्तों दोनों में अंतर क्या हुआ कि जो ताप सुनम्य बहुलक होते हैं, इनको गर्म करने पर इनमें कोई तिर्यक बंध नहीं बनते, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि गर्म करने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तिर्यक बंध बनते हैं। गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं, किसी भी आकृति के सांचों में इनको परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि गर्म करने पर जो इनको हम गर्म करते हैं तो ये अगलनीय, कठोर, अघुलनशील पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहलाता है ताप दृढ़ बहुलक। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं, बेकेलाइट है, मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सभी ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। तो दोस्तों ये वर्गीकरण था तापमान के प्रति व्यवहार, कैसा व्यवहार है, इसके आधार पर। अब यदि हम इसके बहुलकों के वर्गीकरण की लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, संश्लेषण के आधार पर। कैरोथर्स एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने संश्लेषण या बहुलकीकरण की विधि के आधार पर बहुलकों को दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक, नंबर दूसरा संघनन या पद वृद्धि बहुलक। हमने इस जो पहले वीडियोस देखी उनमें हमने बात की कि योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, हमने बात की संघनन बहुलक क्या होते हैं। दोस्तों योगात्मक बहुलक जो होता है, उस बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती जाती हैं बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए। यानी योगात्मक बहुलक में एक श्रृंखला बनती जाती है, लंबी श्रृंखला बन जाती है, इसलिए बोल रहे हैं श्रृंखला वृद्धि। बिना कोई बाई प्रोडक्ट, कोई भी बाई प्रोडक्ट, कोई भी सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता। यानी इस बहुलक का अणुभार और जो अणुसूत्र जो इसका है वो इस बहुलक के अणुभार और अणुसूत्र का n गुना होगा, क्योंकि इसमें कोई बाई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता। तो योगात्मक बहुलक में होता क्या है कि इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती जाती हैं बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसा बहुलक कहलाता है योगात्मक बहुलक, और इस क्रिया को कहते हैं योगात्मक बहुलकीकरण। इसका मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र एकलक के मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र का n गुना होता है। इस प्रकार के बहुलक में जो सामान्यतया एकलक होता है वो असंतृप्त होते हैं, और असंतृप्त में भी एल्कीन या एल्कीन का व्युत्पन्न होती हैं। अब इसमें तुम्हारी इच्छा हो जो एग्जाम्पल जिसमें कोई बाई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता हो, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं पॉलीथीन का, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का, पॉलीस्टाइरीन का, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें श्रृंखला का विस्तार होता जाता है, एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती जाती हैं, इसलिए कहलाता है ये श्रृंखला वृद्धि बहुलक। और दोस्तों दूसरा होता है संघनन या पद वृद्धि बहुलक। इसको हमने पिछले वीडियोस में देखा। संघनन में क्या होता है, हमने निर्माण किया था नायलॉन 66 बहुलक का। वही बातें आ गई, पुरानी बातें। हमने बात की थी टेरिलीन या डेक्रोन की।
जब हमने संघनन बहुलक में देखा कि जब हमने नायलॉन 6 बहुलक का निर्माण किया तो उसके लिए हमने कौन कौन से एकलक लिए? हमने एक तो लिया एडीपिक अम्ल, एक लिया हमने हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इनके NN अणु लिए, इनको आपस में जोड़ा तो एडीपिक अम्ल उसका OH, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन H, जल का अणु निकल गया। अब बताओ ऐसे बहुलक में छोटे छोटे अणु निकलेंगे, जल का निष्कासन हो रहा है, जल का निष्कासन हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो बहुलक बनेगा अपने पास उस बहुलक का मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र जो होगा वो एकलक के मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र का n गुना नहीं होगा। जो अपने पास दूसरा बहुलक है उसमें पद चलता है, पहले जैसे एडीपिक अम्ल आया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एडीपिक अम्ल हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एडीपिक अम्ल, इसलिए इसमें पद बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पदवृद्धि बहुलक। पदवृद्धि बहुलक जो अपने पास एग्जाम्पल देंगे इसमें, तो इस प्रकार के बहुलक में हम एग्जाम्पल देंगे नायलॉन 6 का, टेरिलीन या डेक्रोन का। तो दोस्तों ये बात थी बहुलकों के वर्गीकरण की, समझ में आया होगा। धीरे धीरे अपने को देखना है किसके आधार पर बहुलक को कितने भागों में हमने बांटा। अब इसमें अपने पास एक बहुलक होता है विषम बहुलक या सह बहुलक। विषम बहुलक या सह बहुलक के बारे में हम जानते हैं कि इस प्रकार का जो बहुलक होता है इसमें एकलक इकाइयां एक से अधिक प्रकार की होती हैं। मैं 2 मिनट में इस पूरे बहुलक को एक बार बोल देता हूं जिससे तुम्हारे समझ में आए। उद्गम स्रोत के आधार पर हमने बहुलकों को 3 भागों में बांटा, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। जो बहुलक प्रकृति में पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त हुए उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा। जो बहुलकों को मनुष्यों के द्वारा प्रयोगशाला में उद्योगों में निर्मित किया गया उन्हें संश्लेषित बहुलक कहा गया। जिन बहुलकों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा रूपांतरित करके जिनके गुणों को सुधारा गया उन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा। फिर हमने संरचना के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में बांटा। पहला अपने पास था रेखीय बहुलक, दूसरा अपने पास था शाखी श्रृंखला बहुलक, तीसरा अपने पास था तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक। रेखीय बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं और ये श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर सुसंकुलित संरचना बनाती हैं। उन संरचनाओं के कारण उन बहुलकों का घनत्व, तनन सामर्थ्य, गलनांक आदि के मान उच्च थे। शाखी श्रृंखला बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती हैं, लेकिन वो श्रृंखलाओं पर कुछ पार्श्व श्रृंखलाएं भी होती हैं, इसलिए उनको शाखी श्रृंखला बहुलक कहा। शाखी श्रृंखला बहुलक में जो शाखाएं हैं उनके कारण सुसंकुलित संरचना नहीं थी, इस कारण उन बहुलकों का घनत्व, तनन सामर्थ्य, गलनांक आदि के मान निम्न थे। और तीसरा जो था तिर्यक बंधित या जाल क्रम बहुलक, उसमें क्या था, जो श्रृंखलाएं थी वो आपस में तिर्यक बंध या जाल के रूप में जुड़ी होती हैं। उस जाल के कारण, तिर्यक बंध के कारण वे बहुलक दृढ़, कठोर और भंगुर थे। फिर हमने तीसरा वर्गीकरण किया संगठक इकाइयों के आधार पर। इसके आधार पर हमने बहुलकों को 2 भागों में बांटा। एक तो था समबहुलक, एक विषम बहुलक। जो एक ही प्रकार के एकलक से बने वो समबहुलक, जो एक से अधिक प्रकार के एकलकों से बने वो विषम बहुलक। इसके बाद हमने वर्गीकरण किया आणविक बल के आधार पर। आणविक बल जो बहुलक इकाइयां हैं वो आपस में कौन से बल से जुड़ी हुई हैं, इसके आधार पर हम बहुलक को 2 भागों में बांटते हैं। एक प्रतास्थ बहुलक होता है, एक रेशेदार बहुलक होता है। प्रतास्थ बहुलक जिसको हम रबर भी कहते हैं, रेशेदार बहुलक जिसको हम धागा भी कहते हैं। जो प्रतास्थ बहुलक है उसको हम निश्चित सीमा तक खींचकर लंबा कर सकते हैं क्योंकि उसमें श्रृंखलाओं के मध्य दुर्बल बल था। और जो रेशेदार बहुलक है उनमें श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बल, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। इसी प्रकार फिर हमने तापमान के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा। ताप दृढ़ बहुलक, ताप सुनम्य बहुलक। यानी पहले हम बोल सकते हैं ताप सुघट्य या ताप सुनम्य बहुलक, दूसरा ताप दृढ़ बहुलक। ताप सुनम्य बहुलक जो था उसमें अंतराणविक बल रेशेदार बहुलक और प्रतास्थ बहुलक के मध्य। ताप दृढ़ बहुलक जो था उसकी यदि हम बात करें तो वो अर्धतरल पदार्थों से बनाए गए, उनमें गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। जबकि ताप सुनम्य बहुलक जो थे गर्म करने पर उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उनको हम मनचाही आकृतियों में ढाल सकते हैं, जबकि ताप दृढ़ बहुलकों को मनचाही आकृतियों में नहीं ढाला जा सकता। फिर हमने लास्ट बहुलकीकरण की विधि के आधार पर देखा। इस आधार पर हमने बहुलकों को 2 भागों में बांटा, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक में योग होता गया बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए,
जबकि संघनन बहुलकों में जब आपस में जुड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे अणुओं का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों ये बात थी अपने पास बहुलकों के वर्गीकरण की। अब दोस्तों हम देखते हैं योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। जो योगात्मक बहुलकीकरण है, हमने देखा कि योगात्मक बहुलकीकरण में होता क्या है, एकलक इकाइयां आपस में बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का बहुलक बनाती है। योगात्मक बहुलकीकरण जो है, इसकी क्रियाविधि को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर पहली तो हम पढ़ते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि, और नंबर दूसरी हम पढ़ते हैं आयनिक क्रियाविधि, आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। आयनिक, इसको भी हम फिर दो भागों में विभाजित करेंगे। एक पढ़ेंगे धनायनिक बहुलकीकरण की क्रियाविधि, और एक हम पढ़ेंगे ऋणायनिक। नंबर दूसरा हम इसमें देखेंगे ऋणायनिक। अब देखिए पहले होता क्या है इसमें। यदि हम सबसे पहले बात करें योगात्मक बहुलकीकरण, जैसे हम एथीन से बनाते हैं पॉलीथीन, हमने एथीन से पॉलीथीन बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि योगात्मक बहुलकीकरण में जो एकलक अणु होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। अब हमको उन निष्क्रिय अणुओं को करना है सक्रिय, तो हम क्या करते हैं, उन निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय करने के लिए हम कोई ना कोई प्रारंभिक पदार्थ काम में लेते हैं। अब प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कोई मुक्त मूलक हो सकता है, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कोई आयन हो सकता है। दोबारा मैं बोल दूं, योगात्मक बहुलकीकरण में जो एकलक के अणु होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। उन अणुओं को सक्रिय करने के लिए हम प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किसी ना किसी पदार्थ को प्रयुक्त करते हैं। अब जो हम प्रारंभिक पदार्थ प्रयुक्त करते हैं एकलक के अणुओं को सक्रिय करने के लिए, वो प्रारंभिक पदार्थ या तो मुक्त मूलक होता है या वो प्रारंभिक पदार्थ कोई आयन होता है, धनायन होता है या ऋणायन होता है। इसलिए हमने योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि को दो भागों में विभाजित किया कि उसमें जो प्रारंभिक पदार्थ ले रहे हैं वो मुक्त मूलक है या कोई आयन है जो उन निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय करेगा। तो हमने क्रियाविधि को दो भागों में बांटा, मुक्त मूलक क्रियाविधि और आयनिक क्रियाविधि। फिर आयनिक क्रियाविधि को भी हमने दो भागों में विभाजित किया, धनायनिक योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। इसमें अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पदार्थ कोई धनायन होगा, इसमें अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पदार्थ कोई ऋणायन होगा, इसमें अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पदार्थ कोई मुक्त मूलक होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि या योगात्मक बहुलकीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि, इसकी बात करते हैं। इस अभिक्रिया को यदि हम देखें, इसकी क्रियाविधि को देखें, तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पदार्थ जो कोई प्रारंभिक पदार्थ होता है वो प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला जो पदार्थ होगा वो मुक्त मूलक होगा। अब उस मुक्त मूलक के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं या तो बेंजाइल पेरोक्साइड को, बेंजाइल पेरोक्साइड प्रयुक्त किया जाता है, या बेंजाइल पेरोक्साइड के अलावा हम एसिटिल पेरोक्साइड को भी प्रयुक्त कर सकते हैं, एसिटिल पेरोक्साइड प्रयुक्त किया जाता है। या इसके अलावा हम यदि और देखें तो हम तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड को भी प्रयुक्त कर सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड को भी प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है तुमसे कि जो योगात्मक बहुलकीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, उस मुक्त मूलक क्रियाविधि में जो उत्प्रेरक होगा या प्रारंभ करने वाला जो पदार्थ होगा वो कौन सा होगा। तो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में इस क्रियाविधि में या तो प्रयुक्त किया जाएगा बेंजाइल पेरोक्साइड को, या प्रयुक्त किया जाएगा एसिटिल पेरोक्साइड को, या प्रयुक्त किया जाएगा तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड को। इनके यदि हम फॉर्मूले बनाएं, बेंजाइल पेरोक्साइड, ये बेंजाइल पेरोक्साइड हो गया अपने पास C6H5COO C6H5, ये बेंजाइल पेरोक्साइड है। हमने पढ़ा है पेरोक्साइड होता क्या है, जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है। बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl। अब हमने यहां एक बेंजाइल ले लिया, पेरोक्साइड बॉन्ड के द्वारा उसको जोड़ दिया। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन दो आपस में एकल बंध से जुड़ी होती है
तो उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होता है। ये अपने पास बेंजाइल पेरोक्साइड है। यदि हमसे कहा जाए एसिटिल पेरोक्साइड का फॉर्मूला, तो दोस्तों एसिटिल पेरोक्साइड में अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां C6H5 के स्थान पर CH3 लिखना पड़ेगा। यहां अपने को C6H5 के स्थान पर CH3 लिखना पड़ेगा, वो एसिटिल पेरोक्साइड होगा। उसी तरीके से यदि अपने को तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड बनाना है, तृतीयक ब्यूटिल ले लो। तृतीयक ब्यूटिल अपने पास ये, यदि हम इसकी बात करें CH3, ये अपने पास तृतीयक ब्यूटिल हो गया। इसको 2 बार लिख दो, बीच में पेरोक्साइड बना दो, तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड हो गया। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि में जो हम प्रारंभिक पदार्थ प्रयुक्त करते हैं, वो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में या तो बेंजाइल पेरोक्साइड या एसिटिल पेरोक्साइड या तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड को प्रयुक्त किया जाता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि इसकी क्रियाविधि में होता क्या है, मुक्त मूलक क्रियाविधि में अपने को एक क्रियाविधि थोड़ी ध्यान से देखनी है, क्योंकि यदि अपनी एक क्रियाविधि बिल्कुल क्लियर होती है कि मुक्त मूलक क्रियाविधि को हम कैसे करते हैं, तो उसी तरीके से ये क्रियाविधि है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न होगा जिस तरीके से हम इस क्रियाविधि को कर रहे हैं। इसमें अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पदार्थ ये है, मुक्त मूलक है जो इनसे प्राप्त होना है। इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पदार्थ कोई धनायन होगा, इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पदार्थ कोई ऋणायन होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले यदि हम बात करें कि मुक्त मूलक क्रियाविधि में क्या होता है। जो ये क्रियाविधि होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि, ये 3 पदों में होती है। नंबर पहला पद होता है इसमें श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद पहला पद। नंबर दूसरा पद होता है इस क्रियाविधि में श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद। और नंबर तीसरा पद होता है इस क्रियाविधि में श्रृंखला समापन पद। यदि हम इस क्रियाविधि को देखें तो इस क्रियाविधि में 3 पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, दूसरा पद होता है श्रृंखला का संचरण, श्रृंखला का विस्तार करने वाला पद, और तीसरा होता है जब श्रृंखला का विस्तार हो गया तो श्रृंखला समापन पद। तो हम इस क्रियाविधि को 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 पदों में इसका हम अध्ययन करते हैं, श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला समापन पद। दोस्तों जब हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे धनायनिक बहुलकीकरण की योगात्मक अभिक्रियाओं में या योगात्मक बहुलक में, जब हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे तो इस क्रियाविधि को भी हम 3 पदों में पढ़ेंगे, वही तीनों पद ऊपर वाले। जब हम इसकी क्रियाविधि को पढ़ेंगे तो इसकी क्रियाविधि को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 पदों में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि में सबसे पहला पद है नंबर 1 श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद क्या होता है? श्रृंखला प्रारंभिक पद में इस क्रियाविधि में क्या होता है? हम इस क्रियाविधि में एग्जाम्पल ले लें कि हमको इस क्रियाविधि से एथीन से पॉलीथीन बनानी है, एथीन से हमको बनाना है पॉलीथीन, कि एथीन से पॉलीथीन मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा कैसे बनता है। और इस क्रियाविधि में हम जानते हैं, हमने बताओ किसकी उपस्थिति ली थी? पेरोक्साइड की। मैंने तुमको बताया पेरोक्साइड काम क्या आएगा? जो एकलक अणु निष्क्रिय थे उनको सक्रिय करने के काम आएगा। तो हम इस क्रियाविधि में एग्जांपल लेते हैं, हमको यह बताना है कि इस क्रियाविधि से एथीन से पॉलीथीन कैसे बनता है। सबसे पहला पद श्रृंखला प्रारंभिक पद। दोस्तों इस पद में क्या होगा? सबसे पहले जो अपने पास प्रारंभिक पदार्थ होगा, यह प्रारंभिक पदार्थ है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ये प्रारंभिक पदार्थ है, हमने इसके नीचे लिख दिया प्रारंभिक पदार्थ, ये प्रारंभिक पदार्थ है। सबसे पहले पद में प्रारंभिक पदार्थ, सबसे पहले पद में जो ये प्रारंभिक पदार्थ है इसका अपघटन होगा, इसका विघटन होगा। इसका विघटन किस तरीके से होगा? ये बॉन्ड टूटेगा। हम जानते हैं एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन पर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आएगा। इसका अपघटन हुआ, इसके अपघटन से अपने पास बना क्या? RO, और O पर एक मुक्त मूलक आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया ये वाला। इसके कितने अणु बनेंगे अपने पास? 2, ये 2 अणु बन गए। तो इस पद में सबसे पहले प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वो अपघटित होकर हमको क्या देता है? मुक्त मूलक देता है। ये मुक्त मूलक का निर्माण हो गया।
जो हमारे पास ये मुक्त मूलक बनता है, ये मुक्त मूलक है, ये मुक्त मूलक सबसे पहले क्रिया करता है एकलक से। बताओ हमको एथीन से पॉलीथीन बनानी है, ये एकलक रहा अपने पास, ये मुक्त मूलक है और ये मुक्त मूलक जो है वो एकलक से क्रिया करेगा। यहां हमने लिख दिया एकलक, ये एकलक है, अब इससे क्रिया करेगा ये, अब इससे क्रिया करके बनाएगा एकलक मुक्त मूलक। दोबारा सुन ले, पहला पद है श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। इस पद में सर्वप्रथम प्रारंभिक पदार्थ अपघटित होकर मुक्त मूलक देता है, फिर जो मुक्त मूलक है वो एकलक से क्रिया करता है और एकलक से क्रिया करके बनाता है एकलक मुक्त मूलक। एकलक मुक्त मूलक का निर्माण होगा। दोस्तों एकलक मुक्त मूलक कैसे बनेगा? यदि हम बात करें बॉन्ड तोड़ें तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इससे एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से हम इसको RO को जोड़ेंगे, बॉन्ड टूटने पर कार्बन पर मुक्त मूलक आ जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? RO, इसको जोड़ दिया CH2, बॉन्ड के द्वारा बॉन्ड तोड़ दिया, ये CH2 पर मुक्त मूलक आ गया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एकलक मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। तो क्या हुआ? द्वारा देखें, सबसे पहले प्रारंभिक पदार्थ अपघटित हुआ, मुक्त मूलक बना, मुक्त मूलक एकलक से क्रिया करता है, एकलक मुक्त मूलक बनाता है। अब दूसरा पद होता है, यदि हम इसके दूसरे पद की बात करें, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। दूसरा पद देखें, सबसे महत्वपूर्ण है, द्वारा बोल रहा हूं ये क्रिया विधि। दूसरे पद में श्रृंखला का संचरण होगा, दूसरे पद को हम बोलेंगे श्रृंखला संचरण पद। इस पद में श्रृंखला का विस्तार होगा। दोस्तों इस पद में होता क्या है? श्रृंखला संचरण पद में जो अपने पास एकलक मुक्त मूलक है, जो यहां एकलक मुक्त मूलक बना है RO CH2, ये एकलक मुक्त मूलक पुनः एकलक से क्रिया करता है। हमने इसकी पुनः एकलक से क्रिया करा दी। जब ये पुनः एकलक से क्रिया करता है तो और भी बड़ा मुक्त मूलक बन जाता है। अब इसको द्वारा इसके साथ जोड़ दो, जब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो ये किस तरीके से बनेगा? RO CH2 हमने इसको जोड़ दिया, आगे CH2, ये और भी बड़ा मुक्त मूलक बन गया। तुम कहोगे साहब ऐसे ये क्रिया कब तक होती रहेगी? अब बताओ, यदि हम इस बड़े मुक्त मूलक को लें, फिर हम दोबारा एकलक जोड़े, और भी बड़ा मुक्त मूलक बन जाएगा, और भी बड़ा मुक्त मूलक लिया, फिर एकलक को जोड़ा, और भी बड़ा मुक्त मूलक बन गया। तो दोस्तों ये पद तब तक जारी रहेगा जब तक तुम्हारे पास अभिक्रिया में एकलक के अणु उपस्थित होंगे। तो हम इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं? जो अपने पास ये बड़ा मुक्त मूलक बना है RO CH2, जो ये बड़ा बना है, ये एकलक के हमने मान लिए N अणु और हैं, इनसे क्रिया करेगा और इनसे क्रिया करके ये श्रृंखला का यानी एक तरीके से संचरण पद हो जाएगा कंप्लीट। कैसे करेंगे इसको? हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखें RO CH2, अब इसके N अणुओं को एक साथ जोड़ दिया, हमने ये N अणु ले लिए, N अणु को जोड़ दिया और लास्ट में ये मुक्त मूलक कर दिया इसको। यहां ये श्रृंखला का संचरण हो गया, श्रृंखला का विस्तार हो गया। यह श्रृंखला का संचरण तब तक होता रहता है जब तक अभिक्रिया में अपने पास एकलक के अणु उपस्थित होते हैं। अब तीसरे पद में क्या होगा दोस्तों? तीसरे पद में श्रृंखला का समापन होगा। श्रृंखला समापन पद। अब अपने को बहुलक का निर्माण करना है। श्रृंखला समापन पद कई तरीके से हो सकता है। श्रृंखला समापन पद में जो ये अपने पास है, यही आपस में क्रिया करके बहुलक अणु का निर्माण कर सकते हैं, तब इस क्रिया को बोलते हैं युग्मन। श्रृंखला का समापन हम असमानुपातन अर्थात हाइड्रोजन के स्थानांतरण से भी कर सकते हैं। इस श्रृंखला का समापन हम निरोधक पदार्थों के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हम यदि इसका समापन करें युग्मन के द्वारा, तो हमने क्या किया? ये बहुलक जो अपने पास ये बना है, इसको लिया, इसके अणु लिए CH2, इसको मान लिया N1, CH2,
द्वारा हमने एक और ले लिया, इसको उल्टा करके लिख दिया CH2 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 N2 CH2 CH2OR, ये ले लिया। अब इनका आपस में होता है युग्मन, और जब इनका आपस में युग्मन होता है तो ये आपस में मुक्त मूलक जुड़कर उदासीन बहुलक का निर्माण कर देते हैं। अब बहुलक कैसे बनाएंगे? इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आपस में जुड़कर बॉन्ड का निर्माण कर देंगे। हमने यहां इसको दोनों को जोड़ दिया, जोड़कर इस तरीके से लिख सकते हैं हम CH2 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 का होल N1 CH2 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 N2 CH2 CH2OR, ये जोड़ दिया, ये श्रृंखला का समापन हो गया और ये हमें बहुलक का निर्माण हो गया। द्वारा एक बार दोस्तों यदि हम देखें इसको, तो इसमें मैंने तुमको बताया कि ये मुक्त मूलक क्रिया विधि है योगात्मक बहुलकीकरण की। इस मुक्त मूलक क्रिया विधि को प्रारंभ करने वाला पदार्थ कोई मुक्त मूलक होता है। क्रिया विधि को 3 भागों में बांटते हैं। पहले पद में श्रृंखला प्रारंभिक पद है, दूसरा पद श्रृंखला संचरण पद है और तीसरा श्रृंखला समापन पद है। सबसे पहले पद में अपने पास जो प्रारंभिक पदार्थ है पेरोक्साइड, वो अपघटित होकर मुक्त मूलक देता है। फिर यह मुक्त मूलक एकलक से क्रिया करके एकलक मुक्त मूलक बनाता है। यह श्रृंखला प्रारंभिक पद हुआ। दूसरा पद था श्रृंखला संचरण पद। इस पद में जो अपने पास एकलक मुक्त मूलक है वो पुनः एकलक से क्रिया करता है और बड़ा मुक्त मूलक बनाता है। फिर और बड़ा मुक्त मूलक फिर एकलक से क्रिया करेगा और बड़ा मुक्त मूलक बनाएगा। तो हम इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि ये अपने पास जो बड़ा मुक्त मूलक है एकलक के जितने भी अणु हैं उनसे क्रिया करता है और ये मुक्त मूलक बनाता है। ये मुक्त मूलक बना दिया, यानी ये पद तब तक जारी रहता है जब तक अभिक्रिया में एकलक के अणु उपस्थित होते हैं। फिर तीसरे पद में श्रृंखला का समापन होता है। हम देखेंगे श्रृंखला का समापन कई प्रकार से हो सकता है। युग्मन अभिक्रिया के द्वारा हो सकता है, असमानुपातन अभिक्रिया के द्वारा हो सकता है, निरोधक पदार्थ के द्वारा हो सकता है। हमने यहां युग्मन के द्वारा जो ये अपने पास अणु है ये इकाइयां आपस में जुड़कर ये बहुलक का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से यहां ये श्रृंखला का समापन हुआ और ये बहुलक का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये था अपने पास मुक्त मूलक क्रिया विधि। अब इसके बाद हम देखते हैं आयनिक क्रिया विधि क्या होती है।